केस ऑफ रिवर्स बाइस, केस ऑफ रिवर्स बाइस ये होता क्या है ये समझेंगे। एक होता है केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस, एक होता है केस ऑफ रिवर्स बाइस। जो अभी तक हमने पहले जो सारे केस किए वो थे केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस, वो क्या थे सब, केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस। जैसे कि जो ये अपन ने केस किए हैं सारे, ये क्या थे सारे, फॉरवर्ड बाइस, केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, जब फोटॉन्स डलते हैं तो वो नेगेटिव प्लेट पर डलते हैं, फोटॉन्स नेगेटिव प्लेट पर डलते हैं और इस नेगेटिव प्लेट में से इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं। केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, जो फोटोन डलेंगे वो नेगेटिव प्लेट पर डलेंगे और नेगेटिव प्लेट में से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। वो कौन सा केस होता है, केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस। अब केस ऑफ रिवर्स बाइस क्या होता है, केस ऑफ रिवर्स बाइस, जब फोटोन पॉजिटिव प्लेट पे डलेंगे, जब फोटोन पॉजिटिव प्लेट पे डलेंगे और इस पॉजिटिव प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, तो इस केस को क्या बोल देंगे, केस ऑफ रिवर्स बाइस। क्या बोल देंगे, केस ऑफ रिवर्स बाइस। जब फोटोन पॉजिटिव प्लेट पर डलेंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो उस केस को क्या बोल देंगे, केस ऑफ रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस दोनों में डिफरेंस पता चल गया। फॉरवर्ड बाइस में क्या करेंगे, फोटोन नेगेटिव प्लेट पे डालेंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और रिवर्स बाइस में क्या करेंगे, फोटोन पॉजिटिव प्लेट पे बाहर डालेंगे जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन, इन अ फोटो सेल व्हेन नेगेटिव चार्ज प्लेट कैथोड एक्ट एज एन इमिटर प्लेट देन दिस इज केस कॉल्ड केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस। जब फोटोन नेगेटिव प्लेट पर डालेंगे जिसे कैथोड कहते हैं और उस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो उस केस को क्या बोल देंगे, केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस। एंड व्हेन पॉजिटिव चार्ज प्लेट एनोड देन एज एक्ट एज एन इमिटर प्लेट देन दिस केस इज कॉल्ड केस ऑफ रिवर्स बाइस। और जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट पे डालेंगे जिसे एनोड कहते हैं और वो पॉजिटिव प्लेट इमिटर प्लेट की तरह बिहेव करे, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो उस केस को क्या बोलेंगे, केस ऑफ रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस समझ आ गया, ओके डन। दो केस फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, दो केस, एक है केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस, एक है केस ऑफ रिवर्स बाइस। एक है केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस, एक क्या है, केस ऑफ रिवर्स बाइस। अब देखो यहाँ पे फोटोन डल रहे हैं, यहाँ पे फोटोन डल रहे हैं और जो, हाँ यहाँ पे फोटोन डल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, इधर जाएंगे और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट में, इस साइड लगेगा। तो एक तो ये खुद जा रहे हैं और इन्हें हेल्प कौन करवा रहा है ले जाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो फोर्स लगा रहा है अपोजिट में। एक तो ये खुद अपनी स्पीड से जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी हेल्प करवा रहा है इधर जाने में, तो ये तो ईजिली पहुंच जाएंगे, है ना। इससे तो हेल्प करवा रहा है, हेल्प करवा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है अपनी अपोजिट डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स किस तरफ लगा रहा है, उस तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स को जाना किधर है, उधर ही जाना है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन खुद जा रहा है और उसकी हेल्प भी करवा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो इसमें एक ये रिलेशन बन जाएगा कि ke2 इक्वल टू ke1 प्लस ev। अब ke2 और ke1 क्या है, ke1 है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे इनकी एनर्जी कितनी है, ke1, एनर्जी कितनी है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इमीटर प्लेट के पास, तब इसकी एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 1। जब ये कलेक्टर प्लेट के पास पहुंचेंगे तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ke2। अब देखो, एक तो ये खुद की काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं, इधर ke1 से जा रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं। तो साथ में क्या हो जाएगा, ईवी और के दोनों मिलके ke2 के इक्वल आएंगे। तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया कि ke2 इक्वल टू ke1 प्लस ईवी।
ठीक है, केस ऑफ फॉरवर्ड बेस समझ गए होगे 22, केस ऑफ फॉरवर्ड 22, केस ऑफ रिवर्स 22। अब करेंगे केस ऑफ रिवर्स 22। इसमें क्या होगा सुनो, फोटोन डाल रहे हैं, फोटोन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी क्या है Ke1, एनर्जी क्या है Ke1, यहाँ पे एनर्जी कितनी है, पहुँचते पहुँचते यहाँ पे पहुँचते पहुँचते कितनी हो जाएगी Ke2। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही है और इलेक्ट्रॉन्स को जाना भी इस तरफ है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट में फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को जाना तो इस तरफ है, लेकिन इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट में लगेगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को जाना है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी खुद की काइनेटिक एनर्जी से तो जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स से रोक रहे जाने से, रोक इलेक्ट्रिक फील्ड रहा है। कौन रोक रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ईवी रोक रहा है। तो ईवी इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कि यहाँ पे ये रिलेशन बन जाता है Ke2 इक्वल टू Ke1 माइनस ईवी। इसमें माइनस ईवी हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इसे जाने से रोक रहा है। इसमें तो पहुँचा रहा है, हेल्प भी कर रहा है, इजीली पहुँचा रहा है। इसमें प्लस कर दिया क्योंकि इसमें एक तो खुद भी अपनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ईजिली पहुँच जाएंगे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को जाना भी इधर है और इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट में लग रहा है, मतलब ये जाने से रोक रहा है, तो इसमें Ke माइनस हो गया। ठीक है, तो ये तो एक इक्वेशन आ गई केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस के लिए, Ke2 इक्वल टू Ke1 प्लस ईवी। और केस ऑफ रिवर्स बाइस में क्या इक्वेशन आ गई, Ke2 इक्वल टू Ke1 माइनस ईवी। हेयर यहाँ पे Ke1 क्या है, काइनेटिक एनर्जी विद विच इलेक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन ही आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, गलती से मिसप्रिंट है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम इमिटर प्लेट। Ke1 यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन इमिटर प्लेट में से बाहर आ रहे हैं, इमिटर प्लेट वो होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। ठीक है, तो Ke1 क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जो इमिटर प्लेट में से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, Ke2 क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन रीच टू कोलेक्टर प्लेट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं उस प्लेट को बोलते हैं कोलेक्टर प्लेट। ठीक है, तो Ke2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी है उन इलेक्ट्रॉन्स की जो कलेक्टर प्लेट तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये दोनों केस समझ आ गए होंगे। अब ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 7th क्वेश्चन, गिवन अ फोटो सेल इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट है। ठीक है, वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, 4 eV का, कितना दे रखा है, 4 eV का, 4 eV। फोटोन कितने के डाल रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, 10 eV, 10 eV का है, 4 eV का। तो अब ये 10 eV का एक फोटोन डालेगा तो इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा, 6, 4 तो ले लेगा, 6 से बाहर आ जाएगा, 6 eV से बाहर आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी और जिस एनर्जी से बाहर आएगा वही Ke1 हो जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी, 6 eV। काइनेटिक एनर्जी 2, V तो हमें 3 दे रखा है, V3 दे रखा है, तो 3 इसमें प्लस ही करना है, बस आ जाएगी। रुको रे, 3 प्लस कर देंगे तो 9, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 9। हाँ सही है, 9 eV। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बस ये लास्ट वाला ऐसे याद कर लो कि इसमें जो आएगा वो प्लस ही करना है बस। ठीक है, 8th, अ फोटो सेल इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइसिंग, ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्टेड है। वर्क फंक्शन कितना है, 6 eV का, और फोटोन की एनर्जी कितनी है, 12 eV की, 12 eV की है, 6 की इसका वर्क फंक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा, 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 6 eV। ठीक है, अब 6 में ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10 eV। ओके, 9th, गिवन अ फोटो सेल इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइसिंग, वही फॉरवर्ड बाइसिंग वाला केस है। ठीक है, वर्क फंक्शन कितना है, 6 eV का, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, 15 eV, तो कितने से बाहर आएगा, 9 से, 15 की एनर्जी है, 6 ले लिया तो 9 से बाहर आएगा।
9 EV, 9 + 5 14 EV। तो ये थे फॉरवर्ड बाइसिंग के केस। इसमें 3 क्वेश्चन थे, बस यही ऐसे इस टाइप में आएंगे, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन और है इसमें, उसमें था फॉरवर्ड बाइसिंग वाला केस, इसमें हो गया रिवर्स बाइसिंग केस। तो उसमें क्या करते थे, ये जो ये V होती थी ये प्लस करते थे, इसमें माइनस कर देंगे, बस सेम ही मेथड है, बस इसमें ये माइनस करनी है V, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, अ फोटो सेल इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में ही कनेक्टेड है। इसका वर्क फंक्शन कितना है 4 EV का, वर्क फंक्शन कितने का है 4 EV का। फोटोन की एनर्जी कितनी है 10 EV। तो फोटोन कितनी एनर्जी से बाहर निकलेगा 6 EV। Ke2 निकालना है, तो Ke2 निकालना है, तो ये जो V दे रखा है इसे माइनस कर दो Ke1 में से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 EV। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अ फोटो सेल इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में ही कनेक्टेड है, ओके। वर्क फंक्शन कितना है इसका 6 EV का। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है 12 EV की, और ये V नोट दे रखा है 4V। Ke1 निकालना है, Ke1 कैसे निकालेंगे, 12 किसकी एनर्जी थी 6 इसका वर्क फंक्शन था, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर कितनी काइनेटिक एनर्जी से आएगा 6 EV। 6 में से माइनस कर दो 2 EV, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अ फोटो सेल इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में ही कनेक्टेड है फिर से, ठीक है। वर्क फंक्शन कितना है इसका 6 EV का। फोटोन की एनर्जी कितनी है 15 EV की, और V नोट की वैल्यू कितनी है 5V। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से आएगा 9 EV, और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 EV। तो बस सिंपल सा है कि जो केस रिवर्स बाइसिंग वाला केस आ जाए उसमें तो जो ये V की वैल्यू होगी, V नोट की वैल्यू ये माइनस करनी है, Ke1 में से माइनस करनी है, और जो फॉरवर्ड बाइसिंग वाला केस है उसमें ये वाली वैल्यू Ke1 में प्लस करनी है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन हो जाएंगे। कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज क्या होती है, देखो सीधा समझ लो कि एक तो ये रिवर्स बाइस केस में होती है, ठीक है। रिवर्स बाइस केस में जब पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है पॉजिटिव प्लेट, इस पे फोटोन डालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उनकी एनर्जी क्या मानी थी Ke1। तो इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर प्लेट तक जाते जाते इनकी एनर्जी, जब ये इसके पास पहुंचे तो इनकी एनर्जी 0 हो जाए। यहाँ पे एनर्जी कितनी मानी थी Ke2। जब Ke2 एनर्जी 0 हो जाए तो उसका मतलब होता है कि वो क्या है कट ऑफ वोल्टेज है, वो क्या है कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कलेक्टर प्लेट के पास पहुंचते पहुंचते 0 हो जाए तो उसे ही क्या बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। मतलब सीधा ही कह लो कि Ke2 जब 0 हो जाए, Ke2 जब 0 हो जाए तो वहाँ से जो वैल्यू आएगी वो उसे क्या बोलेंगे कट ऑफ वोल्टेज। जैसे देखो ये फॉर्मूला क्या था Ke2 = Ke1 - EV। अब यहाँ में क्या करना है Ke2 को 0 करना है, Ke2 की जगह 0 पुट कर दिया तो यहाँ से V कट ऑफ की वैल्यू क्या आ गई Ke/E, Ke1/E, ठीक है। V कट ऑफ की वैल्यू कितनी आती है Ke1/E, ये रहा, यहाँ पे लिख लो, चाहिए नहीं दिख रहा तो E, ठीक है। V कट ऑफ की वैल्यू कितनी होती है Ke1/E। डेफिनेशन, a reverse voltage corresponding to which emitted electrons reach to the collector plate with kinetic energy 0। ये लाइन देखो कि जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं प्लेट में से और कलेक्टर के पास पहुंचते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है 0, तो उसे क्या बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। और ये रिवर्स बाइस के केस में ही वैलिड है क्योंकि यहाँ पे क्या प्लेट लेनी है पॉजिटिव। डन। 3 क्वेश्चन है, इसमें क्या फाइंड करना है कट ऑफ वोल्टेज, क्या फाइंड करना है कट ऑफ वोल्टेज।
और जब भी कट ऑफ वोल्टेज फाइंड करनी होगी तो उसमें रिवर्स बाइसिंग का ही केस मिलेगा। यहाँ पर कभी भी फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में ही कट ऑफ वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा केस मिलेगा? रिवर्स बाइसिंग का। क्या फाइंड करना है? कट ऑफ वोल्टेज। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि अ फोटो सेल इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइसिंग। एक फोटो सेल है जिसे कनेक्ट किया गया है रिवर्स बाइसिंग के साथ, और इसका वर्क फंक्शन कितना है? 4 eV का, और इसका फोटोन की एनर्जी कितनी है? 10 eV की। फोटोन की एनर्जी 10 eV की है, वर्क डन कितना का है? 4 eV का। कितने का है? 4 eV का। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, बाहर निकलेंगे, वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे? 6। तो 6 eV से बाहर निकल गए। फॉर्मूला क्या था अपना? ke1/e। तो ke तो हो गया 6 eV, e से डिवाइड करना है तो e से e कैंसिल, तो कट ऑफ वोल्टेज कितनी आ गई? 6V की। कट ऑफ वोल्टेज कितनी आ गई? 6V। कट ऑफ वोल्टेज आ गई 6V की। बस वही है कि जो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसे e से डिवाइड करना है। जितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन प्लेट में से बाहर निकलेंगे उसे e से डिवाइड करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अ फोटो सेल इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइसिंग। एक फोटो सेल है, वो कनेक्ट किसके साथ करी गई है? रिवर्स बाइसिंग के साथ। इसका वर्क फंक्शन कितना है? 6 eV। फोटोन की एनर्जी कितनी है? 9 eV की। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 3 eV। डिवाइड कर देंगे इसे, तो कट ऑफ वोल्टेज कितनी आ गई? 3 eV की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अ फोटो सेल इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइसिंग। वर्क फंक्शन है 2 eV का, और फोटोन की एनर्जी कितनी है? 12 eV। तो इलेक्ट्रॉन 10 eV की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, 10 eV। इसे डिवाइड कर देंगे ई से, तो कट ऑफ वोल्टेज कितनी आ गई? 10 eV की। तो ये हमेशा रिवर्स बाइसिंग के ही केस मिलेंगे। बस सिंपल ये एक फॉर्मूला लगेगा ke1/e। इससे क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है। अब ये एक ग्राफ है, कर्व है। अब ये कर्व किस के बीच में ग्राफ है? ये ग्राफ है फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज के बीच में। फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज के बीच में। फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज के बीच में। अब ये कौन से वोल्टेज के बीच में है? केस ऑफ फॉरवर्ड वाइज या केस ऑफ रिवर्स वाइज? तो ये दोनों को मिलाकर ये ग्राफ बनाया गया है। दोनों को मिलाकर, केस ऑफ फॉरवर्ड वाइज और केस ऑफ रिवर्स वाइज, दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है? ये ग्राफ बनाया गया है, जो किस के बीच में? फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज कर्व। ठीक है। अब ये ग्राफ सही है कि नहीं, कैसा है, क्या है, समझते हैं। ठीक है। इसमें पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि देखो, अगर वोल्टेज को 0 कर दे तो भी उसमें कोई ना कोई करंट चलेगा। अगर वोल्टेज को 0 कर दे तो भी कोई ना कोई करंट चलेगा, और उस करंट को क्या बोलेंगे? लीकेज करंट। ये हमने पढ़ा है कि अगर वोल्टेज 0 कर दे, मतलब बैटरी हो ही ना सिस्टम में, सर्किट में बैटरी ना हो, तो भी करंट चलेगा। ये पढ़ा था ना, डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसकी। तो इसमें भी यही बात है। तो पहली प्रॉपर्टीज तो सही निकल गई। तो मतलब ये इतना ग्राफ तो ठीक है कि अगर वोल्टेज को 0 कर दे तो कुछ ना कुछ करंट चलेगा, और उस करंट को क्या बोलेंगे? लीकेज करंट। ठीक है। सेकंड ये कि जो फोटो करंट है वो एक लिमिट तक बढ़ेगा। फोटो करंट एक लिमिट तक बढ़ेगा। मतलब वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज एक लिमिट तक ही बढ़ाएंगे, और फोटो करंट भी एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। और उस करंट को क्या बोल देंगे? सैचुरेशन करंट। उस करंट को क्या बोल देंगे? सैचुरेशन करंट। देखो, ये लिमिट तक ही वोल्टेज को बढ़ाया है और लिमिट तक ही करंट बढ़ा है, और उस करंट को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। ये भी प्रॉपर्टीज थी ना, केस ऑफ फॉरवर्ड वाइज में ये प्रॉपर्टीज थी, पढ़ी है। तो इसका मतलब ये यहाँ तक भी ठीक है ग्राफ। लास्ट ये कि केस ऑफ रिवर्स वाइज में क्या पढ़ा था कि अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो फोटो करंट कम हो जाएगा। वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? करंट कम हो जाएगा, है ना। ये पढ़ी थी। देखो, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है? कम। वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है? कम। तो ये था केस ऑफ रिवर्स बाइस में। तो इसका मतलब ये ग्राफ प्रॉपर तरीके से ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे याद करना पड़ेगा। ये सांप की तरह जो ग्राफ है ना,
सांप की तरह ही है ये, देखो ऐसे सांप ही होता है, ऐसे जब सांप खड़ा होता है तो ऐसी ही होती है उसकी शेप, ठीक है। तो ये ग्राफ ये याद कर लो कि ये फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज के बीच में ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा सांप के मुंह की तरह। ओके जी। फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज कर्व की दो प्रॉपर्टीज हो रहे हैं, एक तो इंटेंसिटी वाली और एक फ्रीक्वेंसी वाली। इंटेंसिटी वाली क्या है सुन लो, इसमें कह रहा है कि व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज देन फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज, इसका मतलब है फोटो करंट, इसका मतलब है वोल्टेज, कर्व शिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दें, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या कर दें, बढ़ा दें, तो जो फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज के बीच की जो कर्व है या फिर ग्राफ है वो भी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। मतलब पहले ऐसे थी, अब अपवर्ड शिफ्ट होगी ना, अपवर्ड शिफ्ट। तो पहले तो एक ये लाइन याद कर लो कि व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज देन आई वर्सेस वी, आई यहाँ पे फोटो करंट, वी है यहाँ पे वोल्टेज, कर्व शिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हो जाएगी, क्वेश्चन क्या है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट क्यों हो जाएगा ये ग्राफ। तो ऐसा इसलिए होता है, हमने फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ा दी। फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए, नंबर्स ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए, तो नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा डालेंगे प्लेट पर, तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो वो कलेक्टर प्लेट के पास ज़्यादा पहुँचेंगे तो जो करंट है फोटो करंट उसे भी ज़्यादा चलना पड़ेगा। करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी करंट भेजेगी, बैटरी चार्ज भेजेगी करंट को मेंटेन करने के लिए, तो फोटो करंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अगर चार्ज ज़्यादा भेजे जा रहे हैं, चार्ज प्लेट में से ज़्यादा निकल रहे हैं, तो क्या होएगा, फोटो करंट भी ज़्यादा होएगा, ठीक है। दोबारा से सुन लो, अगर फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन हम ज़्यादा डाल रहे हैं तो मेटल की जो प्लेट है उसमें से इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो कलेक्टर प्लेट के पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुँचेंगे, जिसकी वजह से फोटो करंट भी ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ हो गया कि फोटो सैचुरेशन करंट, और उसे सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, है ना, लिमिटेड होता है ना वो, तो उसे सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। तो सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। डन। तो ये था इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाना। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फ्रीक्वेंसी वाली। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंक्रीज देन फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज कर्व शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाती तो जो ये फोटो करंट और वोल्टेज के बीच का जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो, ये वोल्टेज कहाँ होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी। पहले वोल्टेज यहाँ पे थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई लाइट की तो वोल्टेज कहाँ गई, बैकवर्ड। बैकवर्ड आती है मतलब वोल्टेज भी बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब वोल्टेज भी बैकवर्ड आ जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बढ़ने से। अब ये ऐसा होता क्यों है, फोटोन डाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का मतलब है यहाँ पे फोटोन की एनर्जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का मतलब क्या है, फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी ज़्यादा कर दी, फोटोन की एनर्जी ज़्यादा कर दी, मतलब फोटोन ज़्यादा एनर्जी से डाल रहे हैं, और जो मेटल की प्लेट है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़्यादा है। जब फोटोन की एनर्जी बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्पीडली पहुँचेंगे, कलेक्टर प्लेट के पास ज़्यादा स्पीडली पहुँचेंगे। तो उस करंट को मेंटेन करने के लिए वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ये कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। कर्व क्या हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट। तो व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड देन आई वर्सेस वी कर्व शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी, ठीक है, फोटोन की
एनर्जी ज़्यादा कर दी तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएंगे, जिसके लिए वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है तो दी एंड हो गया ये भी। ठीक है, समझ आ गया होगा? ओके जी, समझ आ गया तो बंद हो गया है।